हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद। आज जो हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। तो तीन कॉन्टिनेंट्स, थ्री कॉन्टिनेंट्स। तो इस पर कौन से कंट्री का कौन के रहा राज रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोम और ईरान के बारे में। एंशिएंट टाइम में रोम और ईरान दो ऐसे कंट्री थे जिन्होंने वर्ल्ड के ज्यादातर जो पार्ट है, लैंड एरिया है, उस पर अपना कॉन्केव, अपना अधिकार जमाया था। और ये दो देश ऐसे थे जो एक दूसरे के रिवेली थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे। अब सबसे पहली बात है, हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। क्या है रोमन एम्पायर के बारे में? तो पहली लाइन क्या है? इट वॉज द एंशिएंट रोमन एम्पायर विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स, नेमली यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो जो एंशिएंट रोमन एम्पायर था, उसने तीन कॉन्टिनेंट्स पर अपना अधिकार जमाया था। वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो ये तीन कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्सों पर जो है रोम ने अपना अधिकार जमाया रखा। अब एक और बात है कि रोमन हिस्ट्री को जानने के लिए ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम रोमन हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात जो है वो है टेक्स्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट, तीसरा जो है मटेरियल रिमेन्स। अब इनको भी जो है तीन पार्ट में डिवाइड तो किया गया, पर हर पार्ट में कुछ चीजें जो है इंक्लूड की गई है। वो क्या की गई है वो देखी है। सबसे पहली बात टेक्स्ट है, जो बुक्स होती है, जिसे पाठ्य पुस्तक बोल सकते हैं, ग्रंथ बोल सकते हैं, तो बहुत सारी बुक्स इंक्लूड होती है। इसमें सबसे पहली बात है एनल्स आते हैं, दूसरा है लेटर, स्पीचेस, सर्मन, लो। तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो गई है? ये इंक्लूड हो गई है एक तरह से टेक्स्ट में। अब ये जो टेक्स्ट जो है, इसमें पहला वाला आता है एनल्स। क्या है ये एनल्स जो है? ये कौन लिखता है? जो नरेटर होते हैं, राइटर्स होते हैं, नरेटर्स। इनको जो है रूलर अपने कोर्ट में अपॉइंट किया करता था, स्पेशल जो है हिस्ट्री को लिखने के लिए। ये साल दर साल, ईयर बाय ईयर जो हिस्ट्री जो थी वो लिखा करते थे, और उनको एक बुक में जो थे इंक्लूड कर देते थे, जिसको नाम दिया गया था एनल्स। अब दूसरी बात हमें समझ में आई गई है, लेटर, स्पीचेस, सर्मन, कोई उद्देश्य है किसी चीज के, सर्मन बोलते हैं उसको, लोग। तो एक तरह से बताया गया है कि ये सारी चीजें टेक्स्ट में इंक्लूड होती है। अब सेकंड जो बात है वो है डॉक्यूमेंट। इसमें एक बात आई है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं शिलालेख, यानी पत्थरों पर कोई चीज लिखना, खुदाई करके उस पर लिखना, स्क्राइब करना, उनको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। और ये इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनके माध्यम से जो है बहुत सारी जो है आज भी जो है इंस्क्रिप्शन सर्वाइव है, जिनके माध्यम से हमें जो है बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, पता लग जाता है कि एंशिएंट टाइम में क्या कुछ हुआ। अब एक और बात है कि इसमें मेटेरियल रिमेन्स की बात करते हैं, वो है बिल्डिंग। मेटेरियल रिमेन्स में क्या आएगा? सबसे पहली बात आएगी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट और पॉइंट। तो ये इसमें आ गए हैं मेटेरियल रिमेन्स। अब एक और बात आती है कि जो लिखने का काम होता है वो किस पर किया जाता। तो एक प्लांट था पेपाइरी। तो ये प्लांट जो था इजिप्ट में, जो नील रिवर है उसके पास ये प्लांट ग्रो होता था पेपाइरी। तो उसके पत्तों पर जो था लिखने का काम किया जाता था। अब जो उस पत्ते पर लिखता था, जो प्लांट मिलता था जिसका नाम पेपाइरी था, जिस पर राइटिंग का काम किया जाता था स्कॉलर्स के द्वारा, तो उन स्कॉलर्स को क्या नाम दिया गया था? वो दिया गया था पेपाइरी। तो आगे स्टूडेंट रोम एंड ईरान के बारे में और जानते हैं। क्या है रोम ईरान की बात? फर्स्ट पॉइंट है द रोमन एंड ईरानियन वर नेबर एंड सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रेट ऑफ द लैंड दैट में अलोंग द रिवर फ्रात। तो रोम और ईरान जो है ये एक तरह से क्लोज है। अब दूसरी बात जो है, ये
से अलग हो रही थी, यानी एक दूसरे से कहां से अलग हो रहे थे दोनों देश, तो एक नैरो स्ट्रिप थी लैंड में, तो वहां से अलग हो रहे थे। अब दूसरी बात, जो नैरो स्ट्रिप थी लैंड की, तो वहां बिल्कुल साथ में कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी, वो थी फरात। अब सेकंड पॉइंट है, देवर rivers and fought against each other for much of their history। तो ईरान और रोम एक दूसरे के रिवेली, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के साथ ये फाइट करते रहते थे। इनकी कोशिश रहती थी कि एक दूसरे की जो जमीन है, जो लैंड एरिया है, उस पर कॉन्केव कर लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, द रोमन एम्पायर spread from Spain in Europe to Syria in the east along the Mediterranean in the Africa desert। तो इसमें पता है कि रोमन एम्पायर जो है, तो रोमन एम्पायर वो कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक वो एक्सपेंड था, तो यूरोप में स्पेन तक और ईस्ट के अंदर सीरिया तक, और यहाँ तक कि अफ्रीका में कहाँ तक, मेडिटेरियन जो सी है वहाँ तक। जो मेडिटेरियन जो सी है, इसको रोम का हार्ट भी कहा जाता है। अब एक बात, नॉर्थ में रानी थी और दूसरी थी डेनियो, और इसके साउथ में जो है वो था सहारा डेजर्ट। तो ये किसके स्पेसिफिकेशन थे, ये रोम के स्पेसिफिकेशन थे। इनकी बाउंड्री की बात की, कहाँ तक फैला हुआ था वो था। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है द फेसिस ऑफ रोमन एम्पायर। इसके दो भागों में पूरे रोमन एम्पायर को बांटा गया है, एक तो अर्ली रोमन एम्पायर और दूसरा है लेट रोमन एम्पायर। इसकी टाइमिंग जो है डिसाइड की गई है, स्टोरेज ने इसकी टाइमिंग जो डिसाइड की है 27 BC टू 13 AD तक जो है इसकी जो है टाइमिंग डिसाइड की है। दूसरा है लेट रोमन एम्पायर जो है 400 AD से लेकर 700 AD तक जो है इसकी टाइमिंग है। अब एक बीच का समय था जिसमें पूरी तरह से अशांति का माहौल जो था रोमन एम्पायर में फैला हुआ था, और वो समय होता था 300 to 400 AD। अब ये 100 साल जो थे ना, इसमें बहुत ही यह रोमन एम्पायर का संकट का समय था। क्राइसिस बहुत ज्यादा थी, इकोनॉमिक जो सिचुएशन जो थी रोमन एम्पायर की बिगड़ चुकी थी। बहुत सारे रूलर्स जो थे, एक के बाद नए रूलर्स जो है आते गए, परंतु एक ऐसा माहौल बना कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सही तरह से इन 100 सालों में रोमन एम्पायर में स्टेबल नहीं हो पाई। अब उसके बाद है रोम और ईरान के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, रोमन एम्पायर हैड ए डायरेक्ट पॉपुलेशन एज कंपेयर टू दैट ईरान। तो भाई डायरेक्ट पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की एक जैसी पॉपुलेशन नहीं होती। अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, पर डिफरेंस तो है। अगर बात करें तो रोम और ईरान की, तो वहां पर क्या थी, दोनों देशों की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, विविध थी, अलग। अब एक बात है कि द पार्थियन एंड ससानियन, ये इंपॉर्टेंट बात है, द पार्थियन ससानियन डायनेस्टी दैट रूल्ड ईरान इन दिस रीजन रूल्ड लार्जली ओवर द इरानियन पॉपुलेशन। तो ईरान में 2 डायनेस्टी ऐसी थी जिन्होंने पूरे ईरान पर जो है अधिकार जमाए रखा, उन पर उसकी पॉपुलेशन पर राज किया। तो 2 डायनेस्टी कौन सी थी, एक तो पार्थियन और दूसरी कौन सी थी, ससानियन। तो ये 2 डायनेस्टी ऐसी थी, ईरान की जो ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा फेमस थी, इन्होंने ही ईरान की पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा राज किया। उससे अगला पॉइंट देखिए, where the Roman Empire was a variety of territories and culture bound by common system of government। हालांकि जो रोमन एम्पायर था उनकी टेरिटरीज में बहुत सारी वैरायटी थी, लैंग्वेज अलग थी, कल्चर उनका अलग था, फिर भी किसी में बने हुए थे एक कॉमन सिस्टम में सारे जो है बने हुए थे। यानी गवर्नमेंट का जो कॉमन सिस्टम था, चाहे वो कोई भी भाषा बोल रहा हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, किसी प्रकार का भी कल्चर क्यों ना हो, टेरिटरी में चाहे किसी प्रकार के भी लोग रहते हो, वो सभी एक कॉमन सिस्टम जो बोल सकते हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बने हुए थे। उससे अगली बात है, मैनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन द रोमन एम्पायर, बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस ओनली ग्रीक एंड लैटिन वर यूज्ड। रोमन साम्राज्य इतना ज्यादा बड़ा था
कि वहाँ कोई एक लैंग्वेज नहीं बोली जाती, पीपल डाइवर्स थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, खान पान उनका अलग होता था, खान पान और कल्चर उनका अलग था, तो वैरायटी बहुत सारी थी। फिर भी जो थी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी ना वो दो ही थी, एक तो ग्रीक और दूसरी थी लैटिन। यानी ऑफिशियल पर्पज के लिए इन दोनों ही भाषाओं का यूज किया जाता है, इन दोनों भाषाओं को यूज किया जाता था, इसी से सारा रिटर्न वर्क होता। अब जो है अगली बात है, ऑल द पीपल इन द रोमन एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ सिंगल रूलर, द एम्परर रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे लिव, व्हाट लैंग्वेज डज दे स्पीक। यानी कोई भी व्यक्ति रोमन एम्पायर में चाहे कहीं पर भी रह रहा हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलता हो, वो किसके अंडर में माना जाता था, वो एक सिंगल रूलर रोमन एम्परर यानी सम्राट के अंडर में ही माना जाता था, चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर ही रहता हो। यानी सिंगल अथॉरिटी किसके पास थी, जो पावर जो थी वो मोनार्क को माना जाता था, एम्परर सम्राट को माना जाता था। तो ये पॉइंट हमने पढ़े हुए हैं। अब एक बात है, हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट कि रोमन एम्पायर जो था वो किस तरह चलाया जाता था, किस तरह रन किया जाता था, क्या क्या एक तरह से ऑफिशियल जो थे या बोल सकते कौन कौन से अधिकारी अपॉइंट किए गए थे। तो अगला टॉपिक देखेंगे कि उसमें आर्मी का भी रोल क्या है। देखो क्या आगे देखिए स्टूडेंट कि रोमन एम्पायर जो है किस बलबूते चलता था, किसका क्या अहम रोल था। देखिए तो रोमन एम्पायर के अंदर जो है 3 मेन प्लेयर्स, मेन यही निकलता है कि रोमन एम्पायर को चलाने में कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो किस किस के पास कैसे अथॉरिटी थी। सबसे पहली बात, रोमन एम्पायर को चलाने में जो एम्परर है सम्राट, इसका अहम रोल है। इसको क्या बोला जाता था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इसी के पास थी, साम्राज्य को पूरे एम्पायर को इसी ने चलाना होता था। और पहला जो रूलर जो था रोम का वो अगस्टस को माना गया, तो अगस्टस जो है उसको पहला रूलर माना गया और वो एक ऐसा रूलर था जिसने रिपब्लिक जो है उसको खत्म कर दिया और पूरी तरह से पावर जो थी अपने अंडर में ले ली। बट अलग से बात करें तो रोमन एम्पायर क्या था, उसमें एम्परर पहले स्थान पर था, उसके पास क्या थी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी जो थी इसी के पास। अब उसके बाद बात करते हैं सीनेट। सीनेट किससे मिलकर बनती थी, तो देखो एक बार बॉडी ऑफ वेल्थी फैमिली। तो ये क्या थी, सीनेट जो थी इसमें जो अमीर व्यक्ति जो थे, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, तो इसमें आज के समय तो डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं पार्लियामेंट में। अगर बात करें सीनेट की, जैसे आज पार्लियामेंट है, इसी प्रकार एंशिएंट टाइम में रोम एम्पायर के अंदर सीनेट थी। पर वो इलेक्टेड कैसे होते थे, इलेक्टेड होते थे वो अपने पैसे के द्वारा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता था वो किसका मेंबर बनता था, सीनेट का मेंबर बनता था। पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ही सीनेट में मेंबर्स बन सकता था। तो सीनेट कैसा है, जैसे कि आज की पार्लियामेंट ऐसा था सीनेट। अब सीनेट का काम कब से कब तक रहा, 506 से लेकर 27 BC तक रहा, बिफोर कॉमन एरा तक रहा। बिफोर क्राइस्ट BC लग गया तो बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह से जन्म के पहले के वर्ष। अगर बात कर रहे हैं एडी की एनो डोमिनी, तो सीधी सी बात है क्या आ जाए, CE कॉमन एरा। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष होते हैं वो AD और C से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सिंपल वर्ष होते हैं, सिंपल ईयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2019 आया, फिर 20, फिर 21 22। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सिंपल ईयर चले आगे बढ़ते होंगे तो वो होंगे AD या CE में। अगर बात आए BCE की या BC की, तो ये ईयर्स ऐसे होते हैं जो उल्टे चलते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा 506 से लेकर 27 BC बिफोर कॉमन एरा, तो ईसा मसीह से जन्म के पहले के वर्ष जो थे वो उल्टे क्रम में चलते थे। ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष कैलकुलेट किए गए वो सिंपल एक तरह से ईयर्स में चले, जैसे हमें बताया एज ए सीरीज 2018 आया, 1920, इस तरह। अब आगे की बात है, जो सीनेट जो थी ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी,
ये रिपब्लिक गवर्नमेंट की, जैसे पार्लियामेंट का आज के समय में डेमोक्रेसी में अहम रोल है, इसी प्रकार उस समय रोमन एम्पायर के अंदर सीनेट का जो था अहम रोल होता था। अब उसके बाद में आर्मी की बात है, आर्मी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। अकेला देखो पहला क्या पड़ा, जो एम्पायर जो था सोर्स ऑफ अथॉरिटी था, अकेले यही शासन नहीं कर सकता था, विदाउट किसकी परमिशन से, सीनेट की परमिशन से। तो बहुत सारी चीजें एम्पायर को पूछनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी सीनेट की। सीनेट जो थी वो कहती थी कि हाँ सम्राट ये काम कर सकता है, तो सम्राट वो काम करता था। अब आर्मी का अहम रोल था, आर्मी का जिसकी पकड़ अच्छी थी वो सीनेट को भी वैल्यू नहीं देता था। कई ऐसे रूलर्स आए रोम में जिसने आर्मी पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया, और आर्मी पर कंट्रोल कर लिया तो सीनेट की कोई वैल्यू नहीं रही। जिस एम्परर का आर्मी पर एक तरह से ज्यादा अहम रोल नहीं था, उनका अच्छे से जो है विश्वास नहीं बन पाया आर्मी के प्रति, तो एक तरह से सीनेट जो है, तो सीनेट और आर्मी की बात किसको माननी पड़ती थी, वो माननी पड़ती थी एम्परर। तो आर्मी जो थी इसका अहम रोल था। आर्मी वाज ए पेड एंड प्रोफेशनल, ए सोल्जर हैड टू गिव 25 इयर्स ऑफ सर्विस। आर्मी जो प्रोफेशनल आर्मी थी और लगभग आर्मी के जितने भी सोल्जर थे उनको, हर एक सोल्जर को लगभग जो है 25 साल तक जो है सर्विस देनी पड़ती थी रोमन एम्पायर में। अब एक और बात आई है कि जो ये सोल्जर जो थे ना, ये रिटायर भी होते थे 25 साल के बाद, जिनको पेंशन सैलरी क्या है, द एक्सिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। बिल्कुल अलग से एक विशेषता थी रोमन एम्पायर की, उसकी आर्मी। अपनी आर्मी के दम पर जो है रोमन एम्पायर जो था उसने 3 कॉन्टिनेंट पर अपना कंकेर कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन कौन से? यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो ज्यादातर हिस्सा था उनका एक तरह से कब्जा था। दूसरा देश कौन सा था जिसकी हम बात कर रहे थे? हालांकि हमने ज्यादातर पोर्शन जो पढ़ा अभी तक वो रोमन के बारे में पढ़ा, रोम के बारे में। दूसरा देश है वो ईरान। तो एशियन टाइम में 2 देश काफी ज्यादा पावरफुल थे। उसके आगे देखिएगा स्टूडेंट्स कि थ्रोन इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में उत्तराधिकारी कौन बन सकता था? सीधी सी बात है, नेचुरल सन होगा, वो क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। और एक और बात, रोमन एम्पायर में एक तरह से डिसीजन लेकर डिसाइड की गई कि भाई अडॉप्टेड सन भी जो है वो रूलर का उत्तराधिकारी हो सकता है। जैसे फर्स्ट रूलर की बात करी ऑगस्टस की, जिसने रिपब्लिक को खत्म कर दिया था एक तरह से रोम के अंदर, तो ऑगस्टस जो था उसने गोद लिया था अडॉप्टेड सन का, और इसके लिए उसने आर्मी को मनाना पड़ा। आर्मी ने एक तरह से डिसाइड किया इस कंसेप्ट को कि ठीक है, नेचुरल सन के साथ अडॉप्टेड सन भी जो है उत्तराधिकारी बन सकता है। तो देखिए क्या है, family descent either natural or adopted was the decisive factor in the succession to the throne in the Roman Empire। ना तो नेचुरल सन या अडॉप्टेड सन, रोमन एम्पायर में उत्तराधिकारी हो सकता है। अब उसके बाद है द आर्मी was also very disconcerted for example Tiberius was not the natural but adopted son of Augustus। तो टिबेरियस जो था ना, ये नेचुरल सन नहीं था ऑगस्टस का, ये गोद लिया हुआ था, अडॉप्टेड सन था। और इसको जो है आर्मी के दम पर जो है आर्मी को एक तरह से डिसीजन लेना पड़ा, और आर्मी ने ये बात मान ली कि अडॉप्टेड सन भी क्या हो सकता है, एक तरह से उत्तराधिकारी बन सकता है। तो आर्मी का भी जो मेन रोल था, तो टिबेरियस के बारे में समझ में आया, ये नेचुरल सन नहीं था। टिबेरियस जो था वो क्या था, एक अडॉप्टेड सन था।